डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम जो हमारी अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट है 102 कोड, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज़ में हम आज चौथी सीरीज जो है वो कर रहे हैं। और अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कार्य का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पास्कल, जूल, हेनरी, डाइन। तो अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, पास्कल जो है वह तो दाब का एसआई मात्रक है। हेनरी जो हमारे प्रेरण गुणांक हैं उनका मात्रक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक उनका एसआई मात्रक है। डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। जूल जो है वह कार्य का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर अपन जो है इस जो हमारा बी ऑप्शन है यह सही होगा। दूसरा प्रश्न अपन देखें, पृथ्वी सतह के अति निकट गति करने वाले उपग्रह का आवर्तकाल होता है। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट मूविंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। देखिए, जो उपग्रह पृथ्वी सतह के अत्यधिक निकट गति करता है उसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई h जो है, स्मॉल h, वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम होगी। h विल बी फार फार लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन अपन जो हमारा आवर्तकाल का सूत्र होता है उसमें लगाएंगे तो अपने पास आवर्तकाल का फॉर्मूला रहेगा T इक्वल टू 2π√R/g। यहाँ पर R पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान 6.4 × 10⁶ मीटर और स्मॉल g पृथ्वी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा इसका वह होगा 84 मिनट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी सतह के बहुत निकट जो गति करेगा उस उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। किरचॉफ का धारा का नियम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखिए, किरचॉफ का जो धारा का नियम है वह होता है कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात जितनी धारा किसी संधि बिंदु की ओर आएगी उतनी धारा संधि बिंदु से दूर जाएगी। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आवेश जो है वह संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत, अर्थात आवेश संरक्षण जो है उसका सिद्धांत होगा। आंसर होगा इसका सी, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। प्रश्न संख्या 4, विद्युत विभव का विमी सूत्र है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन पर अपने को जाना पड़ेगा। विद्युत विभव की जो मूल परिभाषा है उस पर जाएंगे अपन, तो अपने लिए होगा कि विद्युत विभव क्या है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। फॉर्मूले के तौर पर बात करें तो V इक्वल टू होगा W/Q। W कार्य है और Q आवेश। W का विमी सूत्र m1L2T-2 और आवेश का सूत्र हो जाएगा A1T1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर के हो जाएगा m1L2T-3A-1। तो इसका जो है सी आंसर है वह सही होगा। हम ये कहेंगे विद्युत विभव का विमी सूत्र होगा m1L2T-3A-1। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। ये देखिए आप, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी राशि विमाहीन नहीं है, अर्थात विमा है उसके साथ, उस राशि के साथ विमा होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट डायमेंशन लेस। इंपॉर्टेंट है, नॉट डायमेंशन लेस मीन्स दिस क्वांटिटी शुड पजेस डायमेंशन। तो अब आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दाब, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात।
विकृति की अपन बात कर लेते हैं। विकृति होती है आकार में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आकार, दोनों की समान प्रकार की राशियां हैं, विकृति विमाहीन है। अपवर्तनांक की बात कर लेते हैं तो n इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर या v1 अपन v2, दोनों वेग हैं, वेग का अनुपात है दोनों वेगों का, तो मात्रकहीन होगा, विमाहीन होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी ले लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सभी लंबाइयों के अनुपात हैं, तो ये भी विमाहीन है। तो हमारा पास आंसर रहता है प्रेशर, दाब। तो दाब हमारा सही आंसर होगा कि ये विमाहीन नहीं है। इट इज नॉट डायमेंशनलेस, इट हैज डायमेंशनल फॉर्मूला एज वी नो। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l-1 t-2। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देख लिए, निम्न में से कौन सी राशि मूल राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखिए, दाब, परमताप, वेग और बल, प्रेशर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड फोर्स। तो आप देखिए क्या पूछा है, इनमें से कौन सी राशि मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं 7 राशियां फंडामेंटल है, उनमें से परमताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 राशियां कौन सी मूल राशियां? आप देख सकते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, परमताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो परमताप इसमें से मूल राशि है। दाब, वेग और बल आप लोग जानते हैं, ये तीनों ही व्युत्पन्न राशियां हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी द करेक्ट आंसर। परमताप सही आंसर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। अब हम बात करते हैं जिस प्रश्न संख्या 7 की। सरल आवर्त गति करने वाले कण पर बल F माध्य स्थिति से विस्थापन पर निर्भर करता है। फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पोजेसिंग SHM डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन X एज। ठीक है, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से क्या रिलेशन है, F बल का विस्थापन X से क्या संबंध है, ये हम बात करें तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। F proportional to 1/x, F proportional to 1/x square, F proportional to x, F proportional to x square। तो जैसा कि हम जानते हैं सरल आवर्त गति करने वाले कण पर बल F बराबर -kx होता है, इसका मतलब बल जो है विस्थापन के समानुपाती होगा। तो इसमें से जो C ऑप्शन है बल विस्थापन के समानुपाती, तो ये सही आंसर होगा कि बल जो है वह विस्थापन के समानुपाती होगा, F proportional to x। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर C होगा। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए, आदर्श कृष्ण वस्तु का परावर्तन गुणांक है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। देखिए आदर्श कृष्ण वस्तु क्या है, वह वस्तु जो अपने पर गिरने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर ले। तो जब सारे विकिरण अवशोषित करेगी तो परावर्तित विकिरणों की मात्रा 0 हो जाएगी। परावर्तन गुणांक क्या होता है, परावर्तित विकिरणों की मात्रा अपॉन आपतित विकिरणों की मात्रा। क्योंकि परावर्तित विकिरणों की मात्रा 0 है, अतः परावर्तन गुणांक जो है वह भी 0 हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन गुणांक होगा 0 अपॉन आपतित विकिरणों की मात्रा, तो वह 0 होगा। तो अपना आंसर जो इसमें होगा 0। आदर्श कृष्ण वस्तु का परावर्तन गुणांक 0 होगा, तो बी ऑप्शन जो है वो अपना सही होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है? एट विच पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो जैसा अपन ने थ्योरी में पढ़ा था कि पृथ्वी सतह पर तो इसका मान अधिकतम होता है, पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है और अनंत पर जाकर के 0 होता है। पृथ्वी सतह से अंदर की ओर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है और केंद्र पर पहुंचते पहुंचते 0 होता है। तो देखिए केंद्र या अनंत, तो केंद्र अनंत इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि अनंत जो है वो पृथ्वी का भाग नहीं हुआ। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा। तो ये बी ऑप्शन जो है वह सही होगा कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 है। प्रश्न संख्या 10, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाता है? According to Kepler's first law, planet moves around the sun in which type of orbit? किस प्रकार की कक्षा में ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो केपलर के प्रथम नियम को रिकॉल करते हैं अपन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में
चक्कर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में अपना ऑप्शन जो है वह डी होगा, दीर्घवृत्ताकार अर्थात इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, यद्यपि बाद में सुविधाओं के लिए गणितीय गणनाएं जो है उसको सरल करने के लिए बाद में ये माना था अपन ने कि वह इलिप्टिकल ना होकर के सर्कुलर, लेकिन केपलर फर्स्ट लॉ में ये स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन जो है वह डी सही होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उसकी चौथी सीरीज अपन ने देखी है। थैंक यू, धन्यवाद।